सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एएम्स टेक। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में। तो गाइस, इस टाइम इंटरनेट के ऊपर बिटकॉइन वर्ड मोस्ट हाईलाइटेड वर्ड है। गाइस, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इंटरनेट पे देखा होगा बिटकॉइन के बारे में। तो गाइस, काफी लोग इस टाइम इंटरेस्टिंग है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग या कह लो इथेरियम माइनिंग के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में। क्या इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं, और क्या आपको एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग चाहिए या नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो हम डिटेल में बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, आप वीडियो देख तो लेते हो, गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस, दिल से लगता है भाई। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। तो गाइस, बिटकॉइन की वैल्यू आज से 11 साल पहले बिल्कुल जीरो थी और आज इसकी वैल्यू इंडियन मार्केट के अंदर 50 लाख से भी ऊपर है। और गाइस, बिटकॉइन ने रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाईएस्ट प्राइस भी टच किया था, वो था अराउंड 63,000 यूएस डॉलर के अराउंड। तो गाइस, इसके कारण बिटकॉइन इस टाइम मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। सब बस बिटकॉइन की ही बात कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पॉपुलर है इंडिया के अंदर। तो गाइस, पहले बात करते हैं कि क्या होती है माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है और बिटकॉइन कैसे काम करता है। तो गाइस, अब बात करते हैं क्यों बिटकॉइन को स्टार्ट किया गया और कैसे ये क्रिप्टो करेंसी काम करती है। तो गाइस, सिंपली ये बात है 2008 की, जब एक सातोशी नागामोटो नाम के एक बंदे ने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसने जिसने अपने आर्टिकल में मेंशन किया था कि एक ऐसा डिजिटल एसेट होना चाहिए जिसके ऊपर किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप अगर 1% टू अनदर पर्सन किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हो, तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी भी तरह के थर्ड पार्टी यानी किसी भी तरह का बैंक और किसी भी तरह के एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसका किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी तरह के सेंट्रल बैंक का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये एक तरह का डिजिटल करेंसी है जिसकी किसी भी तरह की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो गाइस, जैसे कि हम बात करें, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक उस कंट्री की करेंसी के ऊपर कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी इंडियन रुपीज़ का कंट्रोल हमारी आरबीआई बैंक के पास है, वैसे ही हर कंट्री को हर कंट्री के करेंसी को उसका सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। वैसे ही जो बिटकॉइन है या किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी है, उसके ऊपर किसी भी तरह के एक सेंट्रलाइज बैंक या किसी भी तरह के फिजिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं है। ये बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। तो गाइस, अगर हम सारी दुनिया में देखते हैं, कोई आपको किसी भी तरह की एक्सचेंज या किसी भी तरह का कोई पैसा क्यों पे करता है, जब आप उस पैसे के लिए कोई वैल्यू ऐड करते हो। सिंपली अगर हम देखें, आपको किसी भी तरह की पे मिल रही है तो सिंपली आप उस चीज़ के लिए कोई ना कोई वैल्यू पे कर रहे हो, चाहे तो आप उसके लिए काम कर रहे हो, चाहे उसके लिए पैसे दे रहे हो। तो गाइस, जैसे सिंपली आपको सैलरी मिलती है तो सिंपली आप अपनी कंपनी के लिए किसी भी तरह की वैल्यू ऐड करते हो। या अगर आप एक किराने वाला है, अगर वो कोई सामान बेचेगा, उसे उसके पैसे मिलेंगे, उसकी वैल्यू ऐड करेगा। तो गाइस, ये कैसे काम करता है। गाइस, पुराने समय में जैसे अगर हमें तो गाइस पुराने समय में लोग चीज़ें एक्सचेंज करते थे, लाइक अनाज के बदले सब्जी ले ली, सब्जी के बदले कपड़े ले लिए। तो सिंपली ये पहले ऐसे काम करता था। फिर गाइस, लोग ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें लाइक गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ करने लगे वैल्यू ऐड करने के लिए। गाइस, सिंपली वो गोल्ड एंड सिल्वर का एक्सचेंज करते थे किसी भी चीज़ को वैल्यू ऐड करने के लिए। पर गाइस, गोल्ड एंड सिल्वर कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो सिंपली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जिसके अंदर आप गवर्नमेंट को सिंपली अपना गोल्ड या सिल्वर जमा करवा सकते थे। उसके बदले गवर्नमेंट आपको एक रिसिप्ट देगी, देन उस रिसिप्ट का यूज़ कर कर आप आगे सेवरल एक्सचेंज कर सकते हो अपने। पर गाइस, उस रिसिप्ट ने आगे जाकर जो हमारी पेपर मनी का है उसका रूप ले लिया। तो गाइस, फिर लोगों ने मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए सामान की बजाय गवर्नमेंट के दिए एक प्रॉमिस पे यकीन किया। जैसे कि आप अपनी जेब में से कोई 500 का नोट निकाल कर देख सकते हो, उस पर साफ लिखा होगा कि मैं भारत को 500 रुपये अदा करने का वादा करता हूँ, और उसके नीचे आपको प्रेजेंट गवर्नर के साइन देखने को मिल जाएंगे। गाइस, यही प्रॉमिस है जो हमारी गवर्नमेंट हमसे करती है, और आप कहीं पे भी इस नोट को लेके जाओगे, इसकी आपको वैल्यू मिलेगी। तो गाइस, जब आप अपनी मनी को एक पर्टिकुलर बैंक में डिपॉजिट करते हो, सिंपली आप अपनी मनी का कंट्रोल उस बैंक के हाथ में दे रहे हो। तो वो बैंक आपकी मनी का किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है, आपके डिपॉजिट का किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है। जो आप बैंक बैलेंस देखते हो वो सिंपली मोल्डेड नंबर्स होते हैं। उस पैसे को बैंक आगे इंडिविजुअल्स एंड काफ़ी बड़ी कंपनीज को लोन प्रोवाइड करने में यूज़ कर देता है। तभी तो गाइस, जो हमने पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट किया उसका हमें रिटर्न मिलता है, और ऐसे ये प्रोसेस सारी काम करती है ऐसी। तो गाइस, सिंपली कुछ प्रीवियस ईयर्स में हमने फ्रॉड्स भी देखे हैं, जैसे कि बैंक्स ने बिना चेक्स के बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर दिए और बाद में वो कंपनीज डूब गई या किसी भी रीज़न के कारण वो उस
लोन को वापस नहीं कर पाई, तो गाइस उस केस में बैंक डूब जाता है। तो गाइस जो लोग क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन की फेवर में हैं वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट या किसी भी तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उनके पैसे के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल हो। तो गाइस अब आपको समझ आया कि सातोशी का क्या एक्चुअल में आइडिया था। तो गाइस सातोशी सिंपली एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम चाहता था जिसके अंदर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन में। तो गाइस अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल बात करते हैं कि कैसे माइनिंग एंड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कह लो कैसे काम करती है। तो गाइस इस तरह के बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करने के लिए एक पब्लिक खाता होता है, लगा लो इस खाते की जो कॉपी है वो सबके पास होती है, इस खाते को कहते हैं लेजर। तो गाइस इस लेजर की कॉपी सबके पास होती है। तो गाइस सिंपली जो इस सारे सिस्टम को वर्क में लाते हैं वो होते हैं माइनर्स। तो गाइस सिंपली माइनर्स क्या करते हैं, जब एक बंदे को दूसरे बंदे को बिटकॉइन सेंड करनी है, किसी भी तरह क्रिप्टो करेंसी सेंड करनी है, तो सिंपली जो माइनर है पहले तो वेरीफाई करेगा कि जो सेंड करने वाला बंदा है उसके पास एक्चुअल में बिटकॉइन अवेलेबल है। तो गाइस इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे माइनर्स हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। गाइस ये इक्वेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा करोड़ों अरबों की नंबर में ये इक्वेशंस होती हैं। और गाइस माइनर्स को सिंपली इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर नंबर्स गैस करने होते हैं। गाइस माइनर्स ये इक्वेशंस खुद सॉल्व नहीं करते, वो अपने सिस्टम्स जो उन्होंने स्पेशल माइनिंग के लिए तैयार करवाए होते हैं उनका यूज़ करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस सिंपली किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए माइनर्स को इन इक्वेशंस को सॉल्व करना का होता है। और एज अ रिवॉर्ड जब एक माइनर इन इक्वेशंस को सॉल्व करता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है, एज अ रिवॉर्ड एक माइनर को बिटकॉइंस एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। तो गाइस सिंपली ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि माइनर्स को इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने होते हैं, उन्हें एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन या किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। तो गाइस जब एक बार एक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स उसे कंफर्म करते हैं एंड उस ट्रांजैक्शन को चेन में ऐड कर देते हैं। देन ये एक ब्लॉक बन जाती है और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। तो गाइस अब बात करते हैं माइनिंग की कैसे आती है। सिंपली आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे माइनिंग किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। तो गाइस उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, जो हमें पहले तो बैक इन 2009 ये पावर हमें प्रोवाइड की जाती है सीपीयूज के थ्रू। गाइस तब माइनिंग इतनी ज़्यादा हाइप में नहीं थी, तो जो सिंपली माइनिंग है वो पर्टिकुलर जो हमारे पुराने सीपीयूज होते थे, सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की पावर से ही माइनिंग करी जा सकती थी। लेकिन सर जैसे जैसे बिटकॉइन का एक्सचेंज बढ़ता गया माइनिंग और डिफिकल्ट होती गई। तो गाइस फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुई और लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करने स्टार्ट कर दिए माइनिंग के लिए, क्योंकि गाइस जो हमारी ग्राफिक्स कार्ड की कॉम्पिटिशनल पावर थी एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल सीपीयू वो 30 गुना तक ज़्यादा थी। तो गाइस सिंपली अब जो है जीपीयूज यानी ग्राफिक्स कार्ड यूज़ होते थे माइनिंग के लिए। तो गाइस आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा जो ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज है मार्केट में उसका एक मेजर रीज़न माइनिंग भी है, क्योंकि जो माइनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्क में ग्राफिक्स कार्ड उठा लेते हैं और जो ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में जाते हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और सिंपली वही कारण बन गए ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज का मार्केट में। और जो नॉर्मल गेमर्स होते हैं उन तक तो ग्राफिक्स कार्ड पहुँचते नहीं है। तो अब बात करते हैं बिटकॉइन यूजर्स के बारे में। तो गाइस 90% लोग इस टाइम बिटकॉइन को एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहे हैं और गाइस 10% लोग ऐसे भी हैं जो बिटकॉइन को एज अ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस 90% लोग जो है बिटकॉइन को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि जैसे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड को परचेज करके बैंक लॉकर्स में रख लेते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ सालों में जैसे धीरे धीरे गोल्ड का रेट बढ़ता है वैसे हमें आगे जाकर उससे हाई रिटर्न्स मिले। वैसे ही लोग गाइस इस टाइम क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक वो बिटकॉइन को परचेज कर रख रहे हैं। सिंपली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाकर जो बिटकॉइन का प्राइस और ही ज़्यादा बढ़ता रहे और हमें उससे और ज़्यादा रिटर्न्स मिले। पर गाइस बिटकॉइन भी एक शेयर मार्केट की तरह रिस्की है, थोड़ा सा इसमें भी रिस्क होता है क्योंकि गाइस बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता कम होता रहता है। लेकिन गाइस इस साल अगर हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ बढ़ा है। तो गाइस जब मैंने रिसेंटली चेक किया था लेकिन बिटकॉइन का प्राइस 2500 अब नीचे गिर चुका है पहले से। गाइस हाईएस्ट प्राइस जो बिटकॉइन का था वो 63,000 कुछ डॉलर्स के अराउंड था, पर अब 61,000 पे आ चुका है। पर गाइस आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सिंपली अगर आप बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने रिस्क के ऊपर ही इन्वेस्ट करना। तो गाइस बढ़ते हैं हम 10% लोगों की तरफ जो बिटकॉइन को एज ए एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस जो 10% लोग हैं वो बिटकॉइन को एज एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, लाइक फॉरेन कंट्री में से। इंडिया में तो अभी भी कहीं भी हमें इंडिविजुअली या ऐसे कहीं बिटकॉइन का यूज़ होते बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। लेकिन गाइस काफ़ी फॉरेन कंट्री में काफ़ी होटल्स एंड काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही हैं एज अ मनी एक्सचेंज जो हम नॉर्मल करते हैं। पर गाइस इंडिया में भी थोड़ा सा चेंज आया है एल्टीट्यूड में बिटकॉइन के मामले में। गाइस बैक इन अप्रैल 2018 इंडिया में
आरबीआई ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल ही फ्रीज आउट कर दिया था। तो गाइस इंडिया के अंदर आरबीआई ने बैंक्स को संदेश दिया था कि किसी भी तरह का क्रिप्टो एक्सचेंज मत एक्सेप्ट करना। तो सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, लेकिन किसी भी तरह का बैंक एक्सचेंज इंडियन करेंसी में उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो गाइस इसका एक रीज़न भी था, क्योंकि किसी भी तरह की जब मनी लॉन्ड्रिंग या मनी फ्रॉड होता है वो ज़्यादातर बिटकॉइंस में होते हैं या किसी भी तरह क्रिप्टो करेंसी में होते हैं, क्योंकि इसको ट्रैक करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये किसी भी तरह की थर्ड पार्टी या किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर होते हैं। तो वैसे अगर हम बात करें डार्क वेब जो होता है उसके ऊपर भी किसी भी तरह के मनी एक्सचेंज होता है वो सिंपली क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में ही होता है कि आरबीआई ने कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण, कि ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, इसके कारण ज़्यादा इस बात को सीरियस ले लिया था और क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। पर गाइस बैक इन मार्च 2020 जो हमारा बैन था इंडियन बैंकिंग पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो आरबीआई को वापस लेना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिंपली आरबीआई को कहा था कि किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग आरबीआई किसी भी तरह के बैंक के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती फाइनेंशियली, तो आपको ये बैन हटाना पड़ेगा। तो सिंपली आरबीआई को ये बैन हटाना पड़ा जो उन्होंने लगाया था बैंकिंग सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर। तो बस 4 मार्च 2020 को जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर बैन था इंडिया के अंदर वो भी हट गया। तो मार्च 2020 से जो हमारा क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग का सारा प्रोसेस है इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला। और गाइस इस टाइम 2021 में भी आप देख सकते हो, इस टाइम माइनिंग एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो गाइस वीडियो के एंड में हम बात करते हैं कि क्या आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। गाइस बिटकॉइन भी एक तरह की शेयर मार्केट के जैसे ही काम करता है। गाइस इसमें भी काफ़ी तरह के एक्सचेंजेस हैं, वो सिमिलर हैं एक्सचेंज मार्केट की तरह ही, अगर गाइस इसमें रिस्क भी शेयर मार्केट की तरह ही है। गाइस बिटकॉइन का प्राइस भी अगर आज बढ़ रहा है तो कल कम भी हो सकता है। तो गाइस अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो ताकि आपको फ्यूचर में हाई रिटर्न मिले, तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर अपने रिस्क पे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो गाइस सी यू लेटर।